Today's lesson is focused on the idea of DC circuits. ठीक है भाई? DC circuits में हम बात कर रहे होंगे सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर कि रेजिस्टर्स अगर हमारे पास 2 या 3 या 4 रेजिस्टर्स हो तो in how many ways can you like attach them or join them with one another and उनके इस कॉम्बिनेशन से आपके सर्किट पे इफेक्ट क्या आता है, मतलब if resistors are attached in line with one another, what's the effect of that, and if resistors are attached across one another तो उससे करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा एंड वोल्टेज पे. तो दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर. तो पहले हम बात करते हैं जरा रेजिस्टर्स इन सीरीज के ऊपर. जब आप बात करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज पे तो यहाँ पे यू विल फाइंड रेजिस्टर्स अटैच्ड इन लाइन विद वन अनदर. सीरीज से मतलब ये है कि रेजिस्टर्स विल बी अटैच्ड इन अ लाइन विद वन अनदर. दिस इज अ टिपिकल सीरीज कॉम्बिनेशन. यू कैन हैव इट इन डिफरेंट वेज, मतलब आगे पीछे अरेंज करके दिखा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली एक रेजिस्टर अगले से अटैच हुआ. तो अगर आप इधर देखो तो ये जो जॉइंट्स मैंने बनाए ये आपके पास रेजिस्टर्स के जॉइंट्स. ओके बेटा सर. अब हमें ये पता होना चाहिए कि if these resistors are attached in line or in series with one another तो ये आपके सर्किट पे क्या इफेक्ट डालेंगे इस चीज का. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, let's have 3 resistors attached with one another. Let me draw them. See, and we have a battery over here. So that's the positive terminal, this one's the negative terminal, और ये 3 resistors हैं R1, R2 and R3. अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं इनमें सबसे पहले करंट. ठीक है, मैं करंट शो कर रहा हूँ. दिस इज द करंट कमिंग आउट ऑफ द बैटरी. इसको मैं टोटल करंट बोल देता हूँ. ये वो करंट है जो R1 से पास हो रहा होगा, मैं इसे कहता हूँ I1. ये पास हो रहा है I2 R2 से, और ये गुजर रहा है आपके पास R3 से. और आपके रेजिस्टर्स पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है. I'm gonna call this V1, V2 and V3. पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज ड्रॉप लाजिम बात है, रेजिस्टर से जब इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं दे लूज देयर एनर्जी as they do work. तो यहाँ पे इन तीनों पे आने वाले वोल्टेजेस V1, V2, V3 हमने यहाँ शो कर. तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपके पास करंट के ऊपर सबसे पहले ना, तो सीरीज सर्किट में याद रखिएगा करंट सेम फ्लो करता है. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एवरीवेयर. क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है बेटा कि किसी एक जगह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जा रहे हो और एक जगह से कम. इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं एक जगह ज्यादा फ्लो कर रहे हैं और एक जगह कम फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब दरमियान में कोई ऐसी स्पेस है जहां पे वो स्टोर हो रहे हैं. कि अगर आप ये बोलते हैं कि सर यहाँ से एक सेकेंड में 20 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लेकिन यहाँ से सिर्फ 4 निकलते हैं, तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और 4 इमर्ज हो रहे हैं तो बाकी 16 कहाँ चले गए, जो वो किसी जगह स्टोर हो गए. तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक सिंगल लूप के अंदर जब एक ही रास्ता है इलेक्ट्रॉन्स के पास ट्रेवल करने के लिए तो वहां पे जगह जगह अलग अलग आपको करंट मिले. सही, करंट आपको एक ही मिलेगा थ्रू आउट. तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि भाई current is same in all resistors and it doesn't matter if one is a bigger one and if one resistor is a smaller one. तीनों अलग अलग resistors भी हो तब भी
all of them will have the same amount of current flowing through them. क्योंकि जो सर्किट में करंट स्टैब्लिश होता है ना, वो सिर्फ एक रेजिस्टर को देख के नहीं होता. सर्किट में जो करंट स्टैब्लिश होता है वो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को देख के होता है. क्योंकि जब आप स्विच क्लोज करते हैं ना सर्किट का, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले एक तरफ से जाएंगे या करंट पहले यहां से आएगा फिर R1 से जाएगा. आपके वायर क्या हर एक इलेक्ट्रॉन एट द वेरी मोमेंट ट्रैवलिंग स्टार्ट करता है. तो वो फ्लो क्योंकि फौरन शुरू होता है, तो लाजमी सी बात है कि भाई everywhere you find the same flow of electrons. You cannot have different flows, say कि कहीं ज्यादा कहीं कम. That cannot happen. Current is same at all points in a series circuit. So I1, I2, I3 is all equal to the total current. All of them are the same. हाँ, ये बात जरूर है कि if you change one of the resistors in your circuit, कि आपने R2 निकाल के एक smaller resistor attach कर दिया उसकी जगह, one which had less value, अब आपके सर्किट का करंट चेंज हो जाएगा और वो पूरे सर्किट में एक नया करंट आ जाएगा. तो ये बात जरूर है कि भाई if the resistance of the circuit changes, the current will change through the entire circuit. The value of current will change in the entire circuit. और एक नई वैल्यू आ जाएगी. अब अगर आपने एक बड़ा रेजिस्टर लगाया होगा तो करंट कम हो जाएगा, लाजमी सी बात है. छोटा लगाया होगा तो बढ़ जाएगा. दूसरी चीज हमारे पास आती है इसमें वोल्टेज की, जिसको आप एनर्जी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स की. अब वोल्टेज की टर्म्स में अगर देखा जाए तो जितना बड़ा रेजिस्टर होगा ना आपके सर्किट के अंदर, उस पर उतने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और जो जितना छोटा होगा उसमें उतना कम. क्योंकि ये जो डिवीजन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये डिवीजन या एनर्जी की, ये डिवीजन रेजिस्टर्स की कंपैरेटिव रेजिस्टेंस पे होती है. Larger resistors will consume more portion of your voltage and smaller resistors will consume less portion of your battery's voltage. लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन वुड इवेंचुअली स्टॉप के सारी एनर्जी लूज कर दी. इलेक्ट्रॉन नहीं रुकता. आपके पास जो वर्क किया जाता है, जो बैटरी की तरफ से पुश दिया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन को थ्रू आउट चलाने के लिए होता है. ये बैटरी कंटिन्यूस फोर्स अप्लाई कर रही होती है इलेक्ट्रॉन्स को रन करने की. ठीक है, तो योर इलेक्ट्रॉन विल नॉट स्टॉप मिडवे कि भाई सारी एनर्जी जाया कर दिया वो रुक गया. तो इट डजंट हैपन दैट. उसका बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव तक फ्लो होना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वाटर का एक हायर लेवल से लोअर लेवल तक आना. सही, जब वाटर लेवल हाई से लो में मूव करता है तो आपके पास यही वाला मामला होता है कि भाई इट्स लाइक योर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर पोटेंशियल, or should I say electrons moving from the negative to the positive term. So your electron will never stop, just like a water will not stop if it's flowing from top to bottom. It will keep on flowing and it will keep on losing its potential energy. See, it will keep on losing its potential energy as it travels from high to low. इसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि when the water flows, तो यहाँ पे as it when electrons flow या when current flows in your circuit, जो direction बना रहा हूँ वो तो current की है. When current flows in your circuit, your electrons will deposit their energy on these resistors based on their comparative resistance. क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पहले रेजिस्टर की सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस थी तो इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी यही लूज कर दी, आगे वाले को कुछ मिला ही नहीं. ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले R1 में, फिर R2 में, फिर R3 में, ऐसे थोड़ी जाते. मैंने तो क्या बोला था, मैंने इलेक्ट्रॉन्स आर एवरीवेयर इन योर वायर एंड इन दीज रेजिस्टर्स. When you close your switch, electrons everywhere will start to move as it is.
So every single electron knows what's inside your circuit. तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भाई voltage is divided among resistors in the ratio of their resistance. Larger resistors have more voltage drop across them, and smaller ones have less. लेकिन ये याद रखिएगा, the sum of all these voltages is equal to the EMF. क्योंकि इट्स एनर्जी कंजर्वेशन, जितना वर्क बैटरी करेगी उतनी ही एनर्जी आपके रेजिस्टर्स पे डिपॉजिट हो सकती है. सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस is equal to EMF. Resistor doesn't actually stops it, but के resistor actually reduces the flow. Resistor का जो मेन पर्पस है वो रेगुलेट कर, to increase or decrease the flow of current. स्टॉप करने के लिए तो you have to place an infinite resistance ना. तो हम रेजिस्टर के बारे में कह सकते हैं कि भाई V1, V2, V3, all of them joined together will be equals to V2. And similarly, अगर मुझसे कोई resistance के बारे में पूछता है कि what's the effective resistance of your circuit? How are these 3 or 4 resistors attached in series behaving? तो यहाँ आप ये कहते हो कि the effective resistance, effective का मतलब what's their effect? How are they working over there? The effective resistance is the sum of resistances of each resistor. In short, your effective resistance increases. जब आप resistors को series में लगाते हो तो आप कहते हैं कि the resistance of the circuit increases. Resistance of circuit increases in series. और आपको अगर कैलकुलेट करना हो टोटल को, आप इन तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू को सिंपली ऐड कर दीजिए. अच्छा, the circuit doesn't actually explode. हाँ, ये कहते हो कि you can see a spark, like excessive heating, you might see a flame. क्योंकि when there is no resistance, when there is nothing stopping electrons, they travel very fast. When they're traveling really fast and there's a huge amount of current, तो heating effect बहुत ज़्यादा produce होता है, which actually causes your insulations to melt and create fire. फिर एक चीज हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई if circuit comprises
of identical resistors यानी अगर आपके सर्किट में तमाम रेजिस्टर्स एक ही वैल्यू, ऑल रेजिस्टर्स हैव द सेम वैल्यू, तो इन दैट केस आप जब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो n times r. Your total resistance will be n times the resistance of each resistor, where n is actually the number of resistors. आपने 3 लगाए हुए, आप 3 से मल्टीप्लाई कर, आपने 4 लगाए हुए, आप 4 से मल्टीप्लाई कर, and this r is the value of each resistance. तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगी. लाइक अगर 10 ओम के 3 रेजिस्टर्स लगाए आपने तो वो टोटल 30 हो गया, 10 टाइम्स 3. आपने 5 रेजिस्टर्स लगाए तो वो 50 ओम्स हो जाएगा. और उस केस में वोल्टेज इक्वली डिवाइड होता है. The voltage is also divided equally among those resistors. क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ना कि ये जो डिवीजन है ये रेशियो में होती है. रेशियो का मतलब ये है कि आपके पास जो बड़ा रेजिस्टर था वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, जो छोटा था वो कम कंज्यूम कर रहा था. लेकिन अगर सब एक ही वैल्यू के थे, सारे रेजिस्टर्स की एक ही रेजिस्टेंस थी, तो सबने इक्वली कंज्यूम किया होगा. तो इफ आप ये बात याद रखिएगा, वोल्टेज इज आल्सो डिवाइडेड इक्वली among resistors if they have the same value. तो अगर आपको मालूम करना है किसी एक रजिस्टर पे कितना वोल्टेज जा रहा है, आप बैटरी के वोल्टेज को नंबर ऑफ रजिस्टर से डिवाइड कर सकते हैं. दिस इज द वोल्टेज ऑन यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर. This is the total voltage, yani you can say the EMF of your source, and this N is going to be the number of resistors. So what if the resistors values are not equal to each other? हाँ, if they're not equal तो बेटा सब पे अलग अलग वोल्टेज जाएगा. और मैं पे एग्जांपल्स करवा के आपको समझाऊंगा कि इस बात का मतलब क्या है और आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं उस चीज को. मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मैं वोल्टेज की रेशियो में डिवीजन का मतलब क्या होता है. लेट मी ड्रॉ 3 रेजिस्टर्स इन लाइन. So I'm drawing 3 of these resistors in line with one another, and मैं इनके रेशियो के लिहाज से आपको बात समझा कि व्हाट डू आई मीन बाय दैट. इमेजिन कीजिए कि हमने एक बैटरी लगाई है 12 वोल्ट्स की. एक बैटरी लगाई है 12 वोल्ट्स की, एंड आप 3 रेजिस्टर्स, एक है 100 ओम्स का, एक है 500 ओम्स का, एक है 300 ओम्स का. ये 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं. इसको मैं कहता हूँ R1, इसको R2, इसको R3.
अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आपके सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, आरटी कितना, तो मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ कि भाई मेरे सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आप इन तीनों के रेजिस्टर्स को ऐड करके निकाल सकते हैं, 100 प्लस 500 प्लस 300, तो ये टोटल 900 ओम्स। मतलब मेरे तीनों रेजिस्टर सीरीज में अगर जब लगेंगे तो ये सर्किट ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि एक 900 ओम का रेजिस्टर लगा हो, और इस सर्किट में करंट चल रहा है आई का, जो कि मुझे पता है हर रेजिस्टर में से सेम ही गुजर रहा है। आप जानते हैं करंट इज सेम एवरीवेयर इन अ सीरीज सर्किट। तो अगर मुझसे अगले पार्ट में एग्जामिनर बोलता है कि आप मुझे बताइए कि आपके सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है, आप आई कितना है, आई कितना है आपका, सही करंट इन सर्किट। अब वो आपसे ये भी कह सकता है भाई करंट बताइए जो R1 से गुजर रहा है, वो ये भी कह सकता है करंट जो R2 से गुजर रहा है, करंट जो R3 से गुजर रहा है, या करंट जो बैटरी से गुजर रहा है, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका मतलब यही है मुझे वो करंट चाहिए सीरीज से। अब वो किसी भी रजिस्टर का करंट बोले या बैटरी का करंट बोले, आपको पता है भाई वैल्यू तो सेम ही है ना। अब आप यहाँ पे फिगर आउट करने के लिए इस पे ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, जो V इक्वल्स आई आर आप पढ़ के आए थे। सही, जब आपने V इक्वल्स आई आर पढ़ा था, ओम्स लॉ स्टडी किया था, तो देखिए याद रखिएगा V इक्वल्स आई आर दो तरीकों से लगता है, या तो वो किसी एक रेजिस्टर पे लगेगा, या फिर वो पूरे सर्किट पे लगेगा, जिसमें आप पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस लेते हो, पूरे सर्किट का वोल्टेज लेते हो, और करंट भी आपको पूरे ही सर्किट का मिलता है। या फिर आप ये V इक्वल्स आई आर किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टर पे लगाते हो कि भाई R1 पे लगाया, अगर आप R1 पे V इक्वल्स आई आर लगाते हो तो फिर R1 की रेजिस्टेंस लोगे, R1 का ही करंट मिलेगा, और R1 पे ही जो वोल्टेज आ रहा है वो यूज होगा। यानी V I R वो तीनों चीजें एक ही की होनी चाहिए, या तो एक रेजिस्टर पे लगाओ या फिर पूरे सर्किट पे लगाओ। अब मेरे पास मसला ये है कि मैं करंट निकालने के लिए, मुझे पता तो है आई कहीं से भी निकालूंगा सेम आएगा, लेकिन मैं फंसा हुआ हूं इस जगह, आई डोंट नो द वैल्यूज ऑफ V1 V2 एंड V3, आई एम स्टक ओवर है। अब cuz I don't know the values of V1 V2 and V3, तो मैंने बोला भाई इनके ऊपर अलग अलग तो मैं नहीं लगा सकता। अगर इफ आई वांट फाइंड आउट I एंड आई नो कि हाँ रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, मैं वोल्टेज कहां से लाऊंगा? तो मैंने बोला होल सर्किट पे अप्लाई कर, अप्लाइड ऑन होल सर्किट। होल सर्किट पे अप्लाई करते हुए मैं हर चीज यहाँ पे टोटल वाली रखूंगा, टोटल वोल्टेज रखेंगे हम, टोटल रेजिस्टेंस रखेंगे, और मैं करंट भी टोटल मिलेगा। और हमें पता है सीरीज सर्किट में टोटल करंट बोलूं या किसी भी एक रेजिस्टर का करंट बोलूं, बात एक ही है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है। तो मैंने रखा टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट, मुझे करंट चाहिए था, मेरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है 900 ओम्स। तो मुझे सर्किट में ही पता चल गया मेरे पास करंट कितना चाहिए। तो 12 अपॉन 900, मेरे पास करंट आया 0.0133 एम्पियर्स। ये वो करंट है जो मेरे पास मेरे बैटरी में से भी पास हो रहा है और मेरे सर्किट में मौजूद हर रेजिस्टेंस से गुजर रहा है। तो मैंने पूरे सर्किट पे अप्लाई किया, ठीक है, मुझे पूरे सर्किट का वोल्टेज पता था, मुझे पता है भाई बैटरीज वोल्टेज इज 12 वोल्ट्स, आई न्यू व्हाट वाज माय VT। So I had to find out current, and I just figured out the total resistance in the previous part. तो RT था, VT था, आ गया आराम से। अब अगर वो मुझे बोलते हैं कि भाई टेल मी द वोल्टेजेस, टेल मी V1 V2 एंड V3, मेरे पास दो रास्ते हैं, either I apply V equals IR on all of them one by one, और मैं सब पे निकाल लूं उनका वोल्टेज कि भाई V1 would be the voltage on this resistor, V2 will be the voltage on this one, V3 is going to be the voltage on R3।
तो if I apply V equals IR on all three of them, I can actually find out the answer. मैं V equals IR लगाऊंगा, अगर एक रजिस्टर पे लगाऊंगा तो मैं सारी चीजें उसी रजिस्टर की यूज करूंगा. तो V1 के लिए I'm gonna use the current that I figured out 0.0133 100 ओम की रेजिस्टेंस है. मुझे V1 मिल जाएगा 1.33 वोल्ट्स. ऐसे ही I can go for V2. (0.0133) 500 ohms की रेजिस्टेंस. मुझे V2 मिल जाएगा यहाँ पे. That is going to be 6.67 ohms volts. And इसी तरह से I can find V3 as well. V3 के लिए I can apply the formula again, or I can just minus it from 12. V3 के लिए मैं फॉर्मूला लगा दूं, उसको तो माइनस कर दूं. भाई मुझे पता है करंट मेरे सर्किट के अंदर वही था. एवरीवेयर देयर वाज द सेम करंट. 300 ओम की रेजिस्टेंस है, तो यहां से V3 भी आ जाएगा. Yeah, 4 ohms or 4 volts of all three of them. रेशियो से कैसे होता है ये मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि रेशियो लगा के भी आप अपने आंसर को फिगर आउट कर सकते हैं. रेशियो के लिए व्हाट आई वुड शो यू कि भाई देखें, यूनिटरी मेथड या रेशियो मेथड आप लगा सकते हैं. तो मैं लिखता भाई वोल्टेज could also be found out using ratio method. Now the ratio method works like this. मुझे पता है according to V equals IR, क्योंकि I कांस्टेंट है तो V और R आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सीरीज सर्किट में करंट हर जगह सेम है, तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है. तो I can use ratio method like this. Let me show you. अगर मैं V1 निकालता हूं रेशियो मेथड से, तो मैं कहूंगा 900 ओम की रेजिस्टेंस पे आपके पास 12 वोल्ट्स आ रहे थे. मतलब टोटल रेजिस्टेंस पे टोटल वोल्टेज इतना था. सही, टोटल रेजिस्टेंस पे टोटल वोल्टेज इतना था. तो 100 ओम की रेजिस्टेंस पे आपके पास कितना वोल्टेज होगा? टोटल रेजिस्टेंस पे टोटल वोल्टेज, तो 100 ओम पे कितना वोल्टेज? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. That will be 900 times V1, 100 times 12. V1 will be 1200 over 900. आपके पास ये आ जाएगा, वही आंसर आएगा जो आपके पास भी पहले आया था, दैट इज 1.33. इन शॉर्ट मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वोल्टेज इन एनी रेजिस्टर, R over RT टाइम्स VT लगा दीजिए. If you want to find out the voltage on any resistor in series, you can apply this formula. रेशियो के अंदर डिवाइड करना, रेजिस्टेंस के रेशियो से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं.
This is the voltage on R. तो आप चाहे यूनिटरी मेथड याद रख लें अपने जहन के अंदर कि भाई रेशियो मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ. सही. You can either go for this technique. See, or go for this formula. ठीक है. Or you can use V equals IR over here. मतलब there are like multiple ways of going about. No? You can use any of the three techniques to find out voltage. Ratio method लगा दो, V equals IR लगा लो, या फिर ये formula रख के solve कर लो. The ratio method is good enough. आपको पूरे मार्क मिलते हैं. एग्जामिनर कहीं भी आपके मार्क डिडक्ट नहीं करेगा इस चीज में. नहीं मेरे बच्चे, इट्स नॉट नेसेसरी. आई जस्ट शोड यू दिस फॉर्मूला कि कभी कभार ना स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है ये याद रखना. तो दे रिमेंबर द फॉर्मूला और सॉल्व कर लेते हैं. वरना पीपल हु आर गुड विद रेशियो मेथड वो नहीं यूज करते इक्वेशंस एंड दे एंड अप विद द सेम आंसर्स. Haris, if they say find current for single resistor or find current in your circuit, सही है. और फाइंड टोटल रेजिस्टेंस नहीं, टोटल रेजिस्टेंस तो कुछ और हो जाएगा. या तो वो ये बोले भाई आप फाइंड करें करंट इन वन रेजिस्टर, या फाइंड करें आप करंट बैटरी में से जो पास हो रहा है, करंट पासिंग थ्रू अ बैटरी, या रेजिस्टर करंट पासिंग थ्रू द एंटायर सर्किट. इस तरह को वर्ड यूज करें तो आप किसी भी सर्किट के ऊपर V इक्वल्स IR लगा के सॉल्व कर सकते हैं. और जो करंट एक का आएगा वही करंट सबका है. You can use ratio method to calculate resistance as well. I'm drawing a question over here. Let's see if you guys can solve it. It's slightly different from the one that we have done before. ये हमारा टोटल वोल्टेज है. इस रेजिस्टर की वैल्यू हम आपको दे देते हैं. इट्स 400 ओम रेजिस्टर और इस पे 4 वोल्ट्स का वोल्टेज आ रहा है. ठीक है. एंड या चलो लेट्स मेक इट 8 वोल्ट्स. ये हमारा 200 ओम का रेजिस्टर है और ये हमारा 50 ओम का रेजिस्टर है. इस पे वोल्टेज है V1, इस पे वोल्टेज है V2.
ठीक है, और हमारे सर्किट में जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो करंट है आई। आपने फाइंड आउट करना है सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस, फिर आपने फाइंड आउट करना है करंट, और फिर आपने फाइंड आउट करना है V1 एंड V2। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना आई थिंक आपके लिए सबसे आसान था। टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल ऑफ देम। ये हो गया 650 ओम्स। और ऐसे ही आप करंट निकाल सकते हैं सर्किट। करंट निकालने के लिए आपके पास मसला ये है भाई, टोटल वोल्ट रेजिस्टेंस तो है, टोटल वोल्टेज नहीं। ठीक है, अगर आप इस सर्किट में इस रेजिस्टर को देखें तो इसमें हमने आपको वोल्टेज भी बताया हुआ है और रेजिस्टेंस भी बताई भी है। अब जब आपको रेजिस्टेंस वोल्टेज दोनों पता है तो आप इस वाले रेजिस्टर पे V इक्वल्स IR लगा दें। 8 वोल्ट्स का वोल्टेज आ रहा है इसमें और 400 ओम्स की रेजिस्टेंस है इसकी। यहां से आपको पता चल जाएगा आपके सर्किट में करंट कितना है, 8/400 करके। तो ये आ गया 0.02। ये आपको करंट मिल गया इस चीज का। अब यही करंट आपके पास पूरे सर्किट में, ऑल्दो आपको लग रहा होगा ये करंट तो सर इस रेजिस्टर में से जाता हुआ आया है ना, लेकिन अभी हमने ये बात तो सिखाई कि रेजिस्ट करंट जो है सीरीज सर्किट में वो किसी एक जगह अलग या एक जगह अलग ऐसा नहीं होता, करंट हर जगह एक जैसा होता है। ऑल्दो आपने जो फाइंड आउट किया वो इस रेजिस्टर से पास होने वाला करंट था, लेकिन ये करंट आपको पता है पूरे सर्किट में ऐसा ही होगा, एवरीवेयर यू विल हैव द सेम वैल्यू। अब V1 और V2 निकालने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप रेशियो मेथड पे चलो, rather than applying V equals IR लगा के निकाल सकते हो, but I want you guys to use the ratio method over here as well. And for those who are good with maths, उनके लिए ना बड़ा आसान है ये रेशियो मेथड वाली बात सोचना, क्योंकि those who are good with maths वो कहेंगे अच्छा सर 400 ohms पे 8 वोल्ट है, 200 पे मतलब आधी रेजिस्टेंस, उस पे आधा वोल्टेज होगा, क्योंकि आपने ये तो कहा था दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगा, जितने टाइम्स रेजिस्टेंस कम होगी उतने टाइम्स वोल्टेज कम होगा। तो if you have half the resistance you'll have half the voltage। 8 वोल्ट था तो इस पे 4 आ रहा होगा। आप V equals IR कर दो, नो वरीज, ये इसमें कोई कंपल्जन नहीं है। You can use V equals IR, it's you're always like accept, your answers are always accepted। 50 would be even less than a quarter। तो मैं रेशियो कैसे लगाऊंगा, देखो रेशियो मेथड के लिए फॉर V1 what I'm gonna do is I'll say 400 ohms पे 8 वोल्ट्स थे, तो 50 ohms पे x वोल्ट्स होंगे, या जिसको आप V1 कह सकते हो, 50 ohms पे V1 आ रहा होगा। तो V1 will be equals to 50 multiplied by 8 divided by 400। क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा ना मैंने, तो वहां से ये एक्सप्रेशन बन गई। V1 मल्टीप्लाई हुआ 400 से, 8 मल्टीप्लाई हुआ 50 से, तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा 400 टाइम्स V1 इक्वल्स 50 टाइम्स 8। V1 डिनोमिनेटर में आ गया, एक्सप्रेशन ऐसी आ गई। तो ये आ रहा है आपके पास 1 वोल्ट। काइंड ऑफ लाइक यस। इसी तरह यू कैन फाइंड V2 यूजिंग द सेम रेशियो मेथड कि 400 ohms पे there was 8 volts, तो 200 ohms पे there will be V2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 200 टाइम्स 8 ओवर 400, ये आ गया आपके पास 4 वोल्ट।
और अगर मैं पूछता अच्छा भाई टोटल वोल्टेज कितना है बैटरी का, तो आप कहते हैं सर तीनों को ऐड कर ले, बैटरी का वोल्टेज हमेशा उतना ही होता है, इट्स द सम ऑफ V1 V2 एंड V3। 1 वोल्ट एक पे आ रहा है, 8 वोल्ट मिडिल वाले पे आ रहा है, 4 वोल्ट लास्ट वाले पे आ रहा है, तो आपका टोटल वोल्टेज हो गया 13 वोल्ट। ठीक है, तो जनरली दिस इज हाउ वी गेट सीरीज सर्किट क्वेश्चंस ना। कॉम्प्लिकेशंस आएंगी लेकिन वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आपको मैं पास ऊपर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उसके अंदर फिर हम इस चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे। अभी हमने सिर्फ ग्राउंड स्टैब्लिश किया है कि सीरीज सर्किट में बिहेवियर क्या है सर्किट का, रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है वो कैसे अलग अलग आ रहा है आप देख सकते हो, करंट सब में सेम ट्रैवल कर रहा होता है, सबकी रेजिस्टेंस ऐड होके निकलती है, ये वाली बातें थी जो हमने यहाँ प्रैक्टिस की है। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास हम पैरेलल में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। ठीक है भाई, ठीक है, ख्याल रखना बेटा अपना, अल्लाह हाफिज।